जय हिंद बच्चों। हम इस दूसरे वीडियो में फिर मिल रहे हैं और इस बार हम बोहर थ्योरी ऑफ एटम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं जानना चाहूँगी आप सब कैसे हैं। आर यू स्माइलिंग? इट्स गुड टू कीप स्माइलिंग। वन मोर थिंग इज़, ऐसा कहा जाता है कि यदि हम दिन में 3 घंटे अपने स्पाइन को, कम से कम 3 घंटे अपने स्पाइन को यदि स्ट्रेट रखें तो हमारी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं ग्रैस्प करने की, किसी चीज़ को सीखने की, वो बहुत बढ़ जाती हैं। और अक्सर क्लास में मैंने देखा है बच्चे स्पाइन स्ट्रेट नहीं रखते हैं। तो चेक योर स्पाइन, आर यू सिटिंग स्ट्रेट? रेडी? Okay, so in the last session we have discussed Rutherford model on the basis of alpha scattering experiment। और रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि एटम जो होता है उसके सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स में, और ये जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका टोटल नेगेटिव चार्ज जो होता है वो न्यूक्लियस के टोटल पॉजिटिव चार्ज के बराबर होता है। इसीलिए एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। लेकिन इस मॉडल में लिमिटेशंस थे और वो लिमिटेशंस हमने समझे थे। आपको यदि प्रीवियस स्लाइड याद हो कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। क्यों नहीं समझा पा रहा था वो? क्योंकि यदि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है और एक्सेलरेटेड मोशन है ये, तो वो कंटिन्यूसली एनर्जी रेडिएट करेगा। यदि वो एनर्जी रेडिएट करेगा तो उसकी एनर्जी कम होती चली जाएगी। एनर्जी कम होगी तो जो सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस है वो भी डिक्रीज़ होता चला जाएगा। और यदि ये ऑर्बिट डिक्रीज़ होता गया तो फाइनली क्या होगा? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में कोलैप्स हो जाएगा। तो एटम स्टेबल कैसे हुआ? दूसरी जो उसकी लिमिटेशन थी, कैन यू रिकॉल? इट कुड नॉट एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। उसमें भी यही प्रॉब्लम चल रही थी, सिंस एन इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन ऑल पॉसिबल ऑर्बिट्स सो इट शुड एमिट ए कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, बट इन एटम्स लाइक हाइड्रोजन देयर इज़ ऑलवेज ए डिस्क्रीट लाइन स्पेक्ट्रम। अब ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है? जब हम स्पेक्ट्रम के बारे में बात करते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? एक प्रिज्म, और प्रिज्म में से जब वाइट लाइट पास होती है तो 7 कलर्स का एक सेट ऑफ विबज्योर, उसी को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं, सेट ऑफ वेवलेंथ्स। तो विबज्योर जो है पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम है हमारे वाइट लाइट का। ऐसे ही अदर एटम्स या अदर गैसेस का स्पेक्ट्रम हम यदि कंपेयर करें वाइट लाइट से तो हम उनको स्टडी कर सकते हैं। थोड़ा सा एक आइडिया देने के लिए मैंने ये कोशिश की है कि जब प्रिज्म में से वाइट लाइट पास करते हैं तो हमें ये 7 कलर्स दिखाई देते हैं और इनकी वेवलेंथ्स कंटिन्यूस हैं। जो लाइट एमिट हो रही है उनकी वेवलेंथ्स कंटिन्यू कर रही हैं। लेकिन यदि किसी इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एमिट करी है तो क्या होगा कि वो पर्टिकुलर वेवलेंथ्स ही स्पेक्ट्रम में दिखाई देंगी। इसको हम बोलते हैं एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। और यदि किसी इलेक्ट्रॉन ने कुछ वेवलेंथ्स एब्जॉर्ब कर लिए हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है, तो उन पर्टिकुलर एनर्जी की करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ्स जो हैं वो इस स्पेक्ट्रम में से डिसअपियर हो जाएंगी। और डिसअपियर हो जाएंगी तो वहाँ हमें क्या दिखाई देगा? डार्क लाइन्स। तो इनको डिस्क्रीट लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड जो था, यदि हमें उसका मॉडल एक्सेप्ट करना था तो हमें हमेशा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए था। लेकिन जब गैसेस के स्पेक्ट्रम स्टडी किए तो उसमें डिस्क्रीट लाइंस हमने ऑब्ज़र्व की। और ये डिस्क्रीट लाइंस क्यों आ रही हैं ये रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तब फिर नील्स बोहर जो हैं उन्होंने इस पर आगे काम किया और 1913 में ही डेवलप्ड ए
physical theory of atomic hydrogen atom from which Rydberg formula could also be derived. तो बोहर थ्योरी की जो बोहर्स थ्योरी ऑफ एटम के जो पोस्टुलेट्स थे उनको यदि हम देखें तो सबसे पहले जो है जो उन्होंने फर्स्ट पोस्टुलेट बोला वो बहुत सिंपल था. इन द हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स. ये बात रदरफोर्ड ने भी बोली थी और ये बात नील्स बोहर ने भी एक्सेप्ट की कि जैसे हमारे सोलर सिस्टम में प्लानिटरी मॉडल है कि प्लैनेट्स जो हैं वो सारे जो हैं सन के चारों तरफ घूमते हैं, उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं और टोटल जो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस प्रोवाइड करता है. जैसा कि प्लैनेटरी मॉडल में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन प्लैनेट्स एंड द सन. सेकेंड पोस्टुलेट जो था उसमें उन्होंने स्पेसिफाई किया, ये पोस्टुलेट इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट था बोहर की थ्योरी का, और उन्होंने इसमें स्पेसिफाई किया था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन is an integral multiple of h by 2 pi. h क्या है? Planck's constant. Can you recall what is angular momentum? किससे डिनोट करते हैं हम एंगुलर मोमेंटम को? कैपिटल L से. और कैपिटल L का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है? r क्रॉस p. और वी कैन ऑल्सो राइट इट एज mvr. तो जो एंगुलर मोमेंटम है किसी भी इलेक्ट्रॉन का वो यदि इंटीग्रल मल्टीपल हो किस कांस्टेंट का? h बाई 2 पाई. तो जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई होगा, सिर्फ उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है. नॉट लाइक रदरफोर्ड कि वो किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है. यहाँ उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रेस्ट्रिक्टेड ऑर्बिट्स में ही रिवॉल्व कर सकते हैं, और उस पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए कंडीशन क्या होगी कि जब उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करे तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है दैट शुड बी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई, और इट इज़ वेयर n इज़ एन इंटीजर तो वो पॉजिटिव इंटीजर होगा 1 2 3 4. और ये जैसे आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं KLMN शेल्स होते हैं, तो K के लिए N 1 हो जाएगा, L के लिए 2 हो जाएगा. ऐसे ही इसका इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई होता चला जाएगा. तो जब इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा तो उसकी जो एनर्जी होगी वो फिक्स्ड होगी. इसीलिए ऐसे ऑर्बिट्स को व्हाट डिड ही नेम? दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स, एंड दिस assumption is called Bohr's quantization rule, or it is the quantum condition proposed by the atomic model given by Bohr, and this is the most important part of his theory, क्योंकि इससे जो stability of atom है वो easily explain कर सकते हैं. इन ऑर्बिट्स में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो फिर वो न्यूक्लियस में कोलैप्स नहीं होगा. इन ऑर्बिट्स में, ये स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन हमेशा एक फिक्स्ड एनर्जी के साथ घूमता रह सकता है, उसकी एनर्जी कहीं नहीं जाएगी. लेकिन इसका क्या मतलब हुआ? क्या हर इलेक्ट्रॉन अपने अपने ऑर्बिट में ही घूमता रहेगा, या वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जा सकता है? थर्ड पोस्टुलेट में बोहर ने इसको एक्सप्लेन किया था. द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन टेक only definite values in a given stationary orbit, but the electron can jump from one stationary orbit to other. वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जा सकता है. If it jumps from an orbit of higher energy to an orbit of lower energy, it emits a photon of radiation. Photon, you know, is a packet of energy. Similarly, an electron can take energy from a source and jumps from a lower or energy orbit to a higher energy orbit. तो वो एनर्जी यदि एब्जॉर्ब करेगा तो लोअर
और लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में चला जाएगा, और यदि वो एमिट करेगा तो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। और दोनों ही केसेस में जो एनर्जी होगी वो किससे हम कैलकुलेट कर पाएंगे? आइंस्टीन प्लैंक इक्वेशन। आइंस्टीन ने क्या इक्वेशन दी थी एनर्जी की? डू यू रिकॉल? यस, कैन यू रिकॉल? दैट इज E इज इक्वल टू एच न्यू। न्यू क्या था? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को हम कैसे रिलेट करते हैं स्पीड ऑफ लाइट से? C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो न्यू क्या हो जाएगा? C बाई लैम्डा। तो दिस इज आइंस्टीन प्लैंक इक्वेशन। चेंज इन एनर्जी, डेल्टा E is representing change in energy and it is given by hc by lambda. In these figures the atoms are shown with different orbits, allowed orbits, and when an electron is in a closer orbit it has different energy than when it is in an orbit which is farther from the nucleus. Now from this postulate, this energy emitted will be having a particular frequency, and so the third postulate is also known as also describe the frequency condition of the Bohr's theory. Energy of hydrogen atom, if we want to find the energy of a hydrogen atom, let us see the mathematical part of Bohr's theory. Electron का mass m है and it is revolving around an orbit of radius r. We have seen that angular momentum is mvr, and according to Bohr's quantum condition ये angular momentum किसके इक्वल होना चाहिए? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 pi where n is a positive integer. अब यदि वो इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूम रहा है और उसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल है तो वो उसमें घूम सकता है, और उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? द कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस. हाइड्रोजन एटम के लिए एटॉमिक नंबर 1 होता है, वी रिप्रेजेंट इट बाय z, तो z इज इक्वल टू 1 हो जाएगा. बट फिर भी हम जो इस इक्वेशन में हम यूज़ करेंगे z को रखेंगे ताकि ये बाकी एटम्स में भी हम अप्लाई कर सकें. नाउ टू सिंप्लीफाई द स्टेप्स and to find the radius of Bohr's orbit, see the steps in this slide. From equation 1 I have derived r. R is equal to nh by 2 pi mv, and the electrostatic force as we discussed earlier also will be equal to what? K q1 q2 by r square. q1 is the charge of atom, charge of nucleus, positively charged nucleus, that is Ze, and electronic charge is E. The radius of the atomic radius will be the distance between the electron and the positively charged nucleus. So Fe is equal to kZe into E by r square can be written as 1 by 4 pi epsilon Ze square by r square. And what is the formula for centripetal force? mv square by r. So if this centripetal force is to be provided by the electrostatic force, that means mv square by r should be equal to 1 by 4 pi epsilon Ze square by r square, or the radius will be equal to 1 by 4 pi epsilon Ze square by mv square. Now from these two equations, equation 2 and equation 3, we can solve it and can derive the formula for V, which is Ze square upon 2 epsilon naught NH. If we substitute this value of V in equation 3, we will get
वी स्क्वायर की जगह हमें क्या रखना है, जेड ई स्क्वायर 2 एप्सिलॉन एन एच का होल स्क्वायर। तो जब हम इसको रेडियस वाली इक्वेशन में रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन जेड ई स्क्वायर एम तक तो सेम रहेगा, और वी स्क्वायर की जगह हम रख देंगे जेड ई स्क्वायर का स्क्वायर इंटू 4 एप्सिलॉन स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। और इसको जब हम कैंसिल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम ई स्क्वायर। इस इक्वेशन में यदि हम देखें तो सारी जो टर्म्स हैं वो कांस्टेंट हैं। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। डू यू रिमेंबर द वैल्यू, इट इज़ 8.85 इंटू 10⁻⁻12। एन फॉर हाइड्रोजन एटम first orbit will be 1. H is Planck's constant. The value for Planck's constant is 6.63 into 10⁻⁻34 joule per second, and joule second. And then pi is 3.14, m is 9.1 into 10⁻⁻31, and e square is 1.6 into 10⁻⁻19 का whole square. On calculating this, we get it as 0.53 angstrom. That means the radius of the first orbit in any atom will be equal to 0.53 angstrom. इसको हम हाइड्रोजन एटम का रेडियस भी बोल सकते हैं, और इसको हम फर्स्ट ऑर्बिट का भी रेडियस बोल सकते हैं। सो ये जो बोहर्स रेडियस है ये क्या होगा, इट इज़ द रेडियस ऑफ स्मॉलेस्ट सर्कल अलाउड टू द इलेक्ट्रॉन। यूजिंग इक्वेशन 3 वी कैन राइट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। वी की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, उस वी की वैल्यू को हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एटम क्या होती है, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर। के यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन है और जेड ई स्क्वायर बाई आर है, तो आर की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा एम जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 एप्सिलॉन स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर। नाउ द टोटल एनर्जी will be the sum of the kinetic and potential energy, and if we add these two equation and solve, we get this formula mz square e to the power 4 8 epsilon square h square n square. Now if you see this expression again, every term is a constant, and if we place the substitute the values of those constant, just keeping z and n as separate, then we can find the energy of the nth orbit, that is minus 13.6 upon n square इलेक्ट्रॉन वोल्ट। z को हमने इसमें 1 रख दिया है, हाइड्रोजन एटम है इसलिए z को 1 रख दिया है। मास को अभी जैसे हमने लिया था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख देंगे, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू रख देंगे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखेंगे, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू रखेंगे। तो इन सब को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये सीधा आ जाता है माइनस 13.6 और नीचे बचता है n स्क्वायर, दीज मैनी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, राइट। नाउ इफ़ यू वांट टू फाइंड द एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट तो n को क्या रख देंगे 1। यदि हमें सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी लिखनी है, निकालनी है, तो क्या करेंगे हम, n को रखेंगे 2 रखेंगे तो n स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। दैट मीन्स हमें माइनस 13.6 को 4 से डिवाइड करना है, तो कितना आ जाएगा माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर n को यदि हम 3 रखेंगे तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, तो माइनस 13.6 डिवाइडेड बाई 9 करेंगे एंड दैट विल बी इक्वल टू माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब जैसे जैसे हम हायर ऑर्बिट्स में जा रहे हैं तो एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। इंक्रीज़ हो रही है कैसे, क्योंकि ये नेगेटिव है, तो आपको मालूम है कि माइनस 3.4 विल बी ग्रेटर देन माइनस 13.6, माइनस 1.5 विल बी ग्रेटर देन माइनस 3.4। उसमें हमने देखा था कि
इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम एनी ऑफ द हायर स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट, वहाँ पर हम यहाँ पर जो है इसमें वेवलेंथ्स निकाल सकते थे। और इसके बाद जो बाल्मर सीरीज़ है वो जब भी कोई ट्रांजिशन हमारा सेकेंड स्टेट पे होगा उसको हम बोलेंगे बाल्मर सीरीज़ का वेवलेंथ। और इसमें जो भी वेवलेंथ्स लाई करती हैं ये विजिबल रीजन में लाई करती हैं। तो एक्चुअली सबसे पहले बाल्मर सीरीज़ ही डिस्कवर की थी बिकॉज ये विजिबल रीजन में आ रही थी। और इसमें भी n की जगह जो है हम 3, 4, 5 रख सकते हैं और जो फिक्स्ड ऑर्बिट है वो 2 हो जाएगा। जबकि पास्टियन सीरीज़ में क्या होगा, जो फिक्स्ड ऑर्बिट होगा वो 3 होगा क्योंकि थर्ड ऑर्बिट पे, थर्ड एनर्जी लेवल पे सारे ट्रांजिशंस हो रहे हैं और हायर ऑर्बिट्स 4, 5, 6 हो जाएंगे। इसकी जो भी पास्टियन सीरीज़ की जितनी वेवलेंथ्स हैं ये सब इंफ्रारेड रीजन में आती हैं, बट नियर इंफ्रारेड में आती हैं, मतलब जस्ट आफ्टर द विजिबल रीजन आती हैं। और जो ब्रैकेट सीरीज़ है उसमें हमारा जो स्टेशनरी स्टेट है वो 4th हो जाएगा और हायर स्टेट 4th हो जाएगा एंड हायर स्टेट्स विल बी 5, 6, 7। देयर इज़ अ मिस्टेक इन द स्लाइड, इट शुड बी 5, 6, 7। एंड फंड सीरीज़ में it will be constituted by spectral lines when electron jumps from any of the higher energy states to n is equal to 5 or the 4th excited state। और इसमें जो हो जाएगा आपके हायर ऑर्बिट्स जो होंगे वो 6, 7, 8 हो जाएंगे। तो इस तरह जो है बोहर could explain the spectral lines in hydrogen atom। ये मेन ड्रॉबैक था रदरफोर्ड का कि उसका मॉडल जो था वो ये स्पेक्ट्रल लाइंस एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, जबकि बोहर कुड एक्सप्लेन हाउ दीज स्पेक्ट्रल लाइंस आर एमिटेड ड्यू टू द ट्रांजिशन मेड बाय द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट जम्प्स फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट्स टू लोअर एनर्जी स्टेट्स। बट दैट डज नॉट मीन दैट बोहर्स मॉडल वॉज द अल्टीमेट मॉडल। There were limitations of Bohr's theory also. Bohr's model was able to explain the line spectrum of hydrogen atom successfully, but it could not explain the spectrum of atoms with 2 or more electrons. ये मॉडल सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मॉडल को एक्सप्लेन कर पा रहा था, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। इसके अलावा जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है उसमें बहुत फाइन स्ट्रक्चर भी है, उसमें जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो स्लाइट वेरी करती हैं और उसके बहुत सारे फाइन फीचर्स हैं जो हमारे सिलेबस के स्कोप में नहीं है। बट दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द फाइन फीचर्स ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये और भी बहुत सारी बातें नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था, जैसे स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। जब हम हाइड्रोजन एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं ये स्प्लिट हो जाती हैं। इस इफ़ेक्ट को ज़ीमैन इफ़ेक्ट बोलते हैं। एंड इन इलेक्ट्रिक फील्ड में भी जब हम इसको प्लेस करते हैं तब भी ये स्प्लिटिंग शो करता है और इसको हम स्टार्क इफ़ेक्ट बोलते हैं। तो ये लिमिटेशन था बोहर्स थ्योरी का कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द ज़ीमैन इफ़ेक्ट एंड इलेक्ट्रिक स्टार्क इफ़ेक्ट। Why only circular orbit should be chosen when elliptical orbits are also possible? तो सिर्फ सर्कुलर ऑर्बिट्स ही क्यों चूज़ किए हैं, जबकि हम इलेप्टिकल, देयर इज स्पेलिंग मिस्टेक बेटा इन स्लाइड, इट शुड बी इलेप्टिकल ऑर्बिट्स आर ऑल्सो पॉसिबल। सो दीज वर द लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स थ्योरी एंड further atomic structure studies were done to give this to overcome these limitations. But Bohr's model was quite successful in explaining both the limitations of Rutherford model. One, it could explain the stability of atom by imposing the quantum condition, that is the electron can revolve only in the fixed stationary orbits. And the second one, the spectral lines of the hydrogen atom could be successfully explained. So Bohr's atom is
explained, and I hope you can make out the difference between the two models and can understand. Normally in the board there can be MCQs regarding these two models. The most important part of the Bohr's atom is its quantum condition and the frequency condition. Frequency condition is the one when the transition from one state to the another state takes place. The energy emitted is in the form of photon. और इसके साथ कुछ छोटे न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं कि यदि एक एनर्जी फोर्थ स्टेट से वो सेकंड स्टेट पर आया इलेक्ट्रॉन तो कितनी एनर्जी एमिट करेगा, या वो जंप किया सेकंड स्टेट से फोर्थ स्टेट में तो कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा. एंड यूजिंग दोज फार्मूला विच वी हैव डिराइव्ड फॉर एनर्जी वी कैन ईजिली फाइंड दोज वैल्यूज़. तो थोड़ा सा एफर्ट यदि आप डालेंगे तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस आप कर पाएंगे. आई होप you will be able to do all types of question on these two models. Thank you, children.